नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर में इस समय सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है नगर निगम का मेयर चुनाव। और इस मेयर चुनाव को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के एक स्थानीय नेता से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक ये चर्चा का विषय है। और कम से कम कांग्रेस, जो कि सत्ताधारी पार्टी है प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए ये नाक का सवाल भी बन गया है। वजह यह है कि यहाँ पर कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी नगर निगम में पिछली बार कांग्रेस के विद्रोही गुट की, बागी गुट की उषा शर्मा को मेयर पद मिला था और बहुमत में काफ़ी कम होते हुए भी बीजेपी डिप्टी मेयर पद ले उड़ी थी। नतीजा कांग्रेस के लिए ये नाक का सवाल, अब जब दोबारा से चुनाव आए हैं मेयर के, तो नाक का सवाल बन गया है। 22 तारीख को मतदान होना है और इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा दांव खेल दिया गया है। दांव ये है कि नगर निगम के मेयर के जिस दिन चुनाव होने हैं उस दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के एजेंट चुनाव कक्ष, उस मतदान कक्ष में बैठेंगे और पार्षदों को अपने अपने पार्टी के एजेंट को अपना वोट दिखाकर मतपेटी में डालना होगा। ये एक बड़ा सवाल, बड़ा दांव है कांग्रेस का, कम से कम मेयर पद को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में। इस तमाम चर्चा के लिए और इसके अलावा भी नगर निगम में अभी 3 वार्डों के और चुनाव होने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और नगर निगम की वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है इस पर भी चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सोलन के वरिष्ठ पत्रकार संजय हिंदवान को। संजय हिंदवान जी अधिकांशतः सरकार हो चाहे राजनीतिक दल हो, इनकी गलत नीतियों के पक्ष में मुखर रहते हैं और इसीलिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो सीधे मुलाकात करते हैं संजय हिंदवान जी से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज आपके हवाले से हम ये जानना चाह रहे हैं कि नगर निगम का ये जो कांग्रेस, सत्ताधारी कांग्रेस ने सरकार की ओर से जो ये दांव खेला है, ये कितना कारगर साबित हो सकता है नगर निगम मेयर चुनाव में? देखिए, बात यह है कि जो सरकार ने सोचा है जी, ये तो मंशा जाहिर है बिल्कुल, कि वो अपना मेयर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कम से कम मेयर तो अपना हो। इससे पहले भी सरकार ने एक दाव खेला था जी, कि उसमें एमएलए को वोटिंग राइट दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी एक दाव था जी, भले ही वो फेल हो गया था। जी 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 जी। लेकिन अब ये नए ढंग से, क्योंकि जो संख्या बल है उसको बिगाड़ने के लिए ये दाव सरकारें खेलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न ये है कि जब सरकार कोई इस तरह का फैसला लेती है तो वो भारत के संविधान को नहीं देखती है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जो है उससे डीरेल हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर तो शुरू से ही भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय में, नगर निगम में तो बुरी तरह कोई पूछने वाला नहीं है जी। उसका कारण ये है, जहाँ मैं ये बात कह रहा हूँ उसके पीछे मैं एक आपको तर्क देता हूँ। पहले लोकतांत्रिक, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि हमारे लोकतांत्रिक सेटअप में जो है कार्यपालिका एक हो गई, ये जो एग्जीक्यूटिव है जो इसको एग्जीक्यूट करती है, फिर दूसरी आ गई विधायिका, फिर तीसरी आ गई न्यायपालिका। ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप और इनकी अलग से एक पहचान है। अब नगर निगम सोलन में क्या हुआ, वैसे तो हिमाचल प्रदेश पूरे में हुआ है, नगर निगम सोलन में क्या कर दिया इन्होंने, शुरू से ही गड़बड़ कर दी जी। आपने पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव क्यों करवाए, पहला प्रश्न है जी। उसके लिए आपने बाकायदा उन पार्टियों को ये अलाउ कर दिया कि आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। अब ये जो राज्य चुनाव आयोग है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये संविधान की ताकत पर बनी हुई बॉडी नहीं है। संविधान की ताकत पर बना है राष्ट्रीय चुनाव आयोग।
अच्छा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है, उस पर भारत के संविधान से ताकत आती है। जी। अब यहाँ पर घालमेल ये हो गया, चलो आपने पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह तो इस्तेमाल कर लिया, वो तो खैर चुनाव आयोग को अगर कहा जाए, राज्य चुनाव आयोग को, कि हमारा एक ग्रुप है और हम एक चिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो कर देगा, उसको भी अलाउ, चुनाव का आयोजन कर देगा, चुनाव के अलाउ कर देगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी थी, उसने भी पिछली बार चुनाव लड़ा, उनको झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिया उन्होंने। अच्छा। जबकि उस समय तक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी थी। अच्छा। तो ये उसका प्रीव्यू है। लेकिन उसके बाद आप पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव कराएं और फिर भारतीय चुनाव आयोग की शक्तियों को इस्तेमाल करने लग जाए, वो असंवैधानिक है पूरी तरह से। अब जो इस बात पर आप कह रहे थे कि ये जो अब वोट दिखाकर डालेंगे जी जी नगर निकाय में, तो ये ताकत कहाँ से आ गई इनके पास? ये तो राज्यसभा के चुनाव में, हमारी जो चुनावी प्रणाली है उसमें जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें ये प्रणाली एडॉप्ट की जाती है, उसके लिए व्हिप जारी किया जाता है। बिल्कुल। तो ये व्हिप भी जारी कर रहे हैं, एंटी रिफेक्शन लॉ में भी निकाल रहे हैं लोगों को, और अब ये दबाव बनाने के लिए कहा कि आप अपना वोट दिखा के डालिए। ये काम तो निर्वाचन आयोग का है, और आपके पास वहां कहाँ से ताकत आ गई? आप एक एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं जी, और उसके बाद कह देते हैं कि जी ऐसा होगा। तो आपको चुनाव आयोग की ताकतें इस्तेमाल करने की ताकत कहाँ से आई? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे यक्ष प्रश्न है इसमें। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में जो सरकार है वो सिर्फ अपनी धक्केशाही पे ही काम कर रही है। हाँ, कह सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं। अब ये है कि इससे पहले जैसे आपने अभी चर्चा भी की इस विषय की कि विधायकों को भी वोट डालने का अधिकार मिला, तो क्या ये सवाल नहीं उठ सकता कि सांसद को भी मिलना चाहिए था अधिकार? नहीं, ये तो जो इशू है ना, सब्जेक्ट है, ये राज्य का इशू है जी। जो नगर निकाय चुनाव है वो राज्य का इशू है। अच्छा। हाँ। तो सांसद को देना या ना देना ये कोई मैटर नहीं करता। पर जैसा ये कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ। और ये जैसा कर रहे हैं उसमें तो दिया भी जा सकता है आने वाले समय में। आप एक बात देखिए, सोलन नगर निगम में मेयर जो मौजूदा मेयर थी उषा शर्मा जी, और एक पूर्व मेयर जी पूनम ग्रोवर, उनको सदस्यता ऐसे ही उठा के बाहर फेंक दिया। और मजेदार बात यह है कि उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया। हाँ, पार्टी में तो अभी हैं दोनों। हाँ, पार्टी से कोई निष्कासन की मैंने तो खबर सुनी नहीं ऐसी। हाँ, अभी पार्टी में हैं दोनों। अच्छा, और ये प्रक्रिया क्या अपनाई गई कि पार्टी का जिला अध्यक्ष जो विधायिका का आदमी है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम का आदमी है, वो डिप्टी कमिश्नर सोलन को चिट्ठी देता है कि इन लोगों ने हमारे पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया और ये पकड़े गए हैं और इनको नगर निगम से निकाल दो। और डीसी कौन है? डीसी है एग्जीक्यूटिव का आदमी, और डीसी वही काम करता है, वही कार्यवाही चलती है और अंततः उनको निकाल दिया जाता है। इससे क्या हुआ डेमोक्रेसी में? इससे फर्क ये पड़ा कि आपने विधायिका और लेजिस्लेचर विधायिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को मिक्स कर दिया। दोनों एक जैसा एक्शन ले रहे हैं और उसमें उसको नहीं देखा जा रहा है कि उसके पास वो ताकत है भी कि नहीं है। अब भी यही कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे। आप एक नोटिफिकेशन से, एक एक्ट में अमेंड करके भारत के जो चुनाव आयोग की ताकत थोड़ी ना ग्रैब कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए उनको वो करना चाहिए, और ये आवाज भी नहीं उठाई इन्होंने। अब वो हाईकोर्ट में लड़ने गए तो हाईकोर्ट में जो उन्होंने लिखा
उसके हिसाब से उसने फैसला दे दिया। जैसे कि आपको बताऊं मैं कि हिंडनबर्ग आजकल बहुत चर्चित है। हिंडनबर्ग की पहले रिपोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ड्यूटी लगा दी कि आप इसकी जांच कीजिए। और सेबी ने जो रिपोर्ट दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी तो है नहीं, उन्होंने जो जांच की और वो सबमिट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। इस मामले में भी यही हुआ। ये गए दोनों एक्स काउंसलर, इन्होंने जो जो बात लिखी उसने वो पढ़ी, उन्होंने देखा कि इसमें तो जो लिखा है उसके हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि ये तो इन्होंने इसमें लिखा ही नहीं कुछ ऐसा। लेकिन इससे ये नहीं हो गया कि ये जो है ये बस अब मील का पत्थर हो गया। और नगर निगम भी तो हैं, वहां पर क्या सरकार वहां पर भी यही कार्रवाई करेगी। और ये विरोधियों को, जो अपने पार्टी के दूसरी पार्टी के जीत के आएंगे, उनको निकालने का एक हथियार बना देंगे इसको। जो पसंद नहीं आएगा उसको बोलेंगे निकाल बाहर, तो क्या है, जनता चुनती रहेगी और ये निकालते रहेंगे। ये वो बना रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी भारी समस्या भी है। हाँ। और न सिर्फ एक कांग्रेस सरकार की, आने वाली दूसरी जो भी सरकारें भविष्य में भी आएंगी, वो भी करेंगे, वो अपनी सुविधा के अनुसार। अभी तो सोलन में हुआ है। बिल्कुल। और सोलन से इसका पटाक्षेप हो गया। हाँ। इन्होंने ये बता दिया पूरे प्रदेश को, देखो जी हमने तो निकाल दिया था। वो हाई कोर्ट भी चले गए, वहां से भी बहाल नहीं हो सके। और अब ये और नगर निगमों में भी यही करना शुरू कर देंगे। फिर इनको पसंद नहीं आएगा सरकार को, तो ये वो इन्हीं नोटिफिकेशन से, इसी एक्ट की उससे उनको भी निकालते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे नहीं, डेमोक्रेसी को देखेंगे नहीं। चंडीगढ़ में भी तो जो हुआ था मामला, जिसमें वो वोट को टेम्परिंग करके और अध्यक्ष बना दिया था, मेयर बना दिया था उन्होंने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि उसमें उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और यहाँ भी यही है, प्रक्रिया का पालन कहाँ कर रहे हैं और उसका जवाब भी नहीं दे रहे, बता भी नहीं रहे हमारे पास ताकत कहाँ से आ गई है। आप पूरी तरह हिमाचल जो राज्य चुनाव आयोग है वो कुछ नहीं है, वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसका सबऑर्डिनेट है वो। तो जो कार्रवाई वो करता है, डायरेक्शन वो स्टेट में वो राज्य चुनाव आयोग करता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग को कुछ भी नहीं पता है और राज्य चुनाव आयोग उसकी ताकतों को इस्तेमाल कर रहा है और वो गवर्नमेंट के इशारे पे कर रहा है। तो ये जो है, ये तो बड़ा खतरनाक है हिमाचल प्रदेश के लिए और खास तौर से लोकल बॉडीज के लिए। अभी तो ये नगर निगम आया, फिर इसमें नगर परिषद भी आ जाएंगी, फिर इसमें बीडीसी भी आ जाएगी, नगर पंचायतें भी आ जाएंगी, जिला पंचायत सब आ जाएंगी। मतलब जो आदमी सरकार को पसंद नहीं होगा उसको निकाल देंगे। यही तो मैसेज है। आरोप तो कोई भी लगाए जा सकते हैं। तो संजय भाई, ये तो थे कानूनी और संवैधानिक पहलू कि सरकार किस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है, उनको अपने यहाँ लागू कर रही है, लेकिन उसका अधिकार है या नहीं है, ये सारे चर्चा के मुद्दे हैं। अब बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि 22 तारीख को जब मतदान होगा तो संबंधित पार्टी के एजेंट को संबंधित पार्टी का पार्षद अपना वोट दिखाएगा। सवाल ये है कि ठीक है कि पार्षद वोट डालने आएगा तो दिखाएगा, अगर वो वोट डालने ही नहीं आएगा किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो क्या स्थिति होगी? ये तो एक विकट समस्या है। अब कोई आदमी बीमार हो जाए जी, या उसका कोई खास नियर डियर परिजन ही बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए, वो या ऐसा एंगेज हो जाए कि वो आ ही ना सके, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई कर देंगे। हाँ। और कार्रवाई क्या करेंगे, वो भी उनकी मर्जी होगी। हाँ, वो उनकी मर्जी होगी। अगर कांग्रेस का कोई के साथ वाले का हो जाएगा तो उसको माफ भी कर देंगे। हाँ। बीजेपी वाले के साथ होगा तो कार्रवाई भी कर देंगे। हाँ। अच्छा, रोचक तथ्य इसमें यह है कि कांग्रेस के पास विधायक के वोट समेत कुल मिला के 8 वोट हैं और भाजपा के साथ में
हाथ में 7 वोट हैं। अब 1 वोट का अंतर है और ये जो 1 वोट है ये निर्णायक वोट है। ईश्वर ना करे कांग्रेस जो जिस तरह से अपनी तिकड़म अपने कील कांटे फिट कर रही है, 1 वोट भी अगर एक पार्षद भी बीमार पड़ जाए या हॉस्पिटलाइज हो जाए या किसी और वजह से ना आ पाए तो फिर मुश्किलात में आ जाएगी कांग्रेस। तो इसके लिए कांग्रेस क्या रणनीति करती होगी? आप तो राजनीति के भी एक्सपर्ट हैं आप। नहीं, देखो, पहले तो जो धरातल पे बातें आई हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के 4 पार्षद खिलाफ थे। बिल्कुल, ठीक है ना। उन्होंने तो सबको बताया कि उन्होंने एक तरफा वोट डाला। अब जो ये नया वो बनाया गया है, ये मेरे ख्याल से उसी बात को देखते हुए बनाया कि सब वोट दिखा के डाले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब बचे हैं उस गुट में कांग्रेस के 2 हैं, उसमें 2 हैं। तो अभी ये क्लियर तय नहीं हुआ है कि वो कांग्रेस को वोट डालेंगे या पिछली बार की तरह नहीं डालेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है। नहीं, अभी जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि वो प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं कि किसको अगर सरदार सिंह को प्रत्याशी बनाया जाए तो सुना है कि पार्षद कौड़ा साहब ने, जो डिप्टी मेयर भी रहे थे पिछली बार, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि सरदार सिंह के साथ में वो नहीं रहेंगे। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ये भी हो सकता है कि कोई प्रत्याशी बीमार पड़ जाए। नहीं तो ये तो प्रेशर बनाने वाली बात है। आप जबरदस्ती वोट क्यों लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यही मैसेज आता है कि हम कानून को इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे और तुम्हारा वोट ले लेंगे। यही है ना, मैसेज तो यही जा रहा है कि हम बोलेंगे वोट नहीं दिखाया तो हम तुम्हारी भी खिलाफ भी वही कार्रवाई कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि when the beginning is illegal, how end can be legal? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब आपने शुरुआत ही बिल्कुल गैर कानूनी कर दिया है तो एंड वो कानूनी कैसे हो जाएगी? कैसे हो सकता है? एक और चीज़ मुझे दिखती है कि जो पिछले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बचकाना हरकतें करके सरकार को हिलाने डुलाने का जो प्रयास किया था और अपने आप सत्ता में आने का जो प्रयास किया था, लगभग नगर निगम सोलन में भी कांग्रेस भी वही कर रही है। आप देखिएगा कि अच्छे खासे बहुमत में पार्षद थे उनके, लेकिन धीरे धीरे करके हालत ये हो गई कि विधायक का वोट जोड़ के भी 1 वोट ज़्यादा हो रहा है कांग्रेस का। और अगर इसमें कुछ और होता है 22 तारीख को तो आप समझिए कि ये बहुमत से भी नीचे चले जाएंगे, बीजेपी मेयर बना लेगी, डिप्टी मेयर तो दरअसल यहाँ पर एक बात मैं और बताऊँ आपको जी। ये जो एक्ट में अमेंडमेंट की है ना जी, ये बीजेपी की सरकार में ही हुई है। अच्छा, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की 2000 उन्होंने ही ये म्यूनिसिपल ये नगर निगम अधिनियम में जो है वो अमेंडमेंट की थी। और मजेदार बात ये, इसको इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस वाली कर रही है सरकार। और उससे भी मजेदार बात ये है कि अपने लोगों में ही कर रही है। हाँ, ये भी तो बड़ा गजब रोचक है कि खुद के लोगों के लिए कर रही है। ठीक है कि विपक्ष के लिए किया जाता है तो समझ में आती है। चलते चलते एक और बात थोड़ा सा क्लियर कर दें। एक काली भीड़ थी पिछले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में, उसकी स्थिति इस बार क्या रहेगी? देखो, पिछले बार के समीकरण अलग थे जी। जिस तरह की खबरें बाहर आई थी, कुछ लोग जो कांग्रेस दोनों 4-4 गुटों में बटी हुई थी, 4-4 पार्षदों के, अब कुल मिलाकर 3 गुट हो गए थे। एक भाजपा का गुट था, एक कांग्रेस का गुट था, एक कांग्रेस के बागियों का गुट था जी। और इनमें से तीनों में से 2 का मिलना जरूरी था। तो कांग्रेस ने अपने लोगों के साथ बात करने की बजाय बीजेपी के लोगों से बात कर रहे हैं कि जी आप हमारे को वोट डाल दो और मेयर हमारा बना दो और डिप्टी मेयर अपना बना लो। तो शायद इसी घालमेल में कोई कंफ्यूजन हुआ कि बीजेपी वाले शायद हमको वोट डाल रहे, इसलिए उन्होंने डिप्टी मेयर की वोट भी उसको डाल दी। अच्छा, कांग्रेस में से? हाँ, कांग्रेस में से। जबकि समझौता, असल में समझौता अंदर खाने हो चुका था बागी कांग्रेस और बीजेपी के साथ, उनके बीच हो चुका। वो गच्चा दे गए इससे। अच्छा, तो ये वोट है, ये यही बताती है कि उस आदमी ने वोट मीरा उनको इसलिए डाली कि उसको ये लगा कि हमारे बीच में जो बातचीत हुई है, पुरानी बातचीत चल रही है, मतलब बीजेपी वाले कांग्रेस को डाल देंगे और कांग्रेस वाले बीजेपी को डाल देंगे। उन्होंने ये अकल नहीं लगाई उसमें कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है
और कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जी जी। और एक आदमी के कहने से वो ये तालमेल कैसे बना लेंगे? हाँ हाँ। और बीजेपी वाले ने समझदारी की, जो कांग्रेस से गुट अलग हो गया, उनकी तो कोई पार्टी नहीं थी, उन्होंने उनके साथ तालमेल करके सारा गणित बिगाड़ दिया। हाँ। अब अगर वो दो लोग बाहर हो भी गए, हाँ। तो डिप्टी मेयर तो बीजेपी की आई गई ना। और वैसे भी नगर निगम के चुनाव में ना कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि वो रोटेशन में, जैसे अगली बार है, जैसे सरदार सिंह का वार्ड है, इस बार ओपन वार्ड था तो वो जीत गए इस बार, अगली बार वो रोटेशन में पता नहीं किसको रिजर्व होता है, तो हो सकता है चुनाव ना लड़ सकें। यही राजीव कौड़ा का है, यही महिलाओं के साथ भी है। इसलिए जब इसमें ये रोटेशन है ना, तो कोई गंभीरता से नहीं लेता। और ये जो नगर निगम बन रही है, अब जो मेयर बन रहा है, वो 1.5-2 साल के लिए तो बन रहा है, 2.5 साल, मतलब जब तक ये होगा, पूरा पीरियड 1.5-2 साल के लिए बनेगा। और 1.5-2 साल के लिए कोई ये परवाह नहीं करेगा मुझे निकाल देंगे या मुझे रख देंगे, मेरा अनुमान ऐसा है। वैसे अब चले, समय भी काफी हो रहा है, चलते चलते हमें एक चीज और बताइएगा। मैंने और प्रदेशों में भी देखा है 2.5 साल का मेयर का कहीं प्रावधान है नहीं। वो मैं आपसे पहली बात की, व्हेन द बिगिनिंग इज इलीगल हाउ एंड लीगल। आपका हाउस तो 5 साल के लिए बना है, और आप में बोल रहे जी मेयर जो है 2.5 साल ये रहेगा, 2.5 साल ये रहेगा, 1 साल ये रहेगा। क्यों रहेगा? मेजोरिटी कहाँ गई? और इसमें एक बहुत गंभीर प्रश्न और है। आपने क्या किया, 17 आदमियों का हाउस था, एक मेयर और एक डिप्टी मेयर। जब उनका आपने कार्यकाल 2.5 साल कर दिया, तो वो 2 मेंबर हाउस में ऐसे भी हैं जिन पर मेयर बनने के लिए आपने रोक लगा दी, बिना बहुमत होने के बावजूद। तो वो तो आपने आर्टिकल 14 तोड़ दिया, आपने भेदभाव कर दिया कि ये पार्षद है ये मेयर बन सकते हैं और ये पार्षद है नहीं बन सकते। ये तो आपने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। जब 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल के लिए होना चाहिए, 5 साल के लिए ही होना चाहिए। संजय भाई ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, संविधान से जुड़ी हुई, कानून से जुड़ी हुई, और केंद्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार का और स्थानीय चुनाव आयोग जो हमारे हिमाचल प्रदेश का है उसके क्या क्या अधिकार हैं, नगर निकाय को लेके ये जानकारी, और भी राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं और जो रातों रात बिगड़ जाते हैं, जैसा कि काली भेड़ मामले में हुआ भी है जो उन्होंने भी बताया, तो ऐसा भी होता है। ये सारे इन सब विषयों पर चर्चा हुई, और आगे भी 22 तारीख को जब मतदान होगा उससे पहले भी हम 1-2 बार आपको संजय भाई के साथ में नई समीकरणों के साथ दोबारा से भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।